तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। चलिए आज के करंट अफेयर्स की जो है आगमन करते हैं हम लोग किससे, कारगिल विजय दिवस से। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के नाम से जो है आपको याद दिलाई जाती है। हर बार 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस जो है मनाते हैं। इसी 26 जुलाई को 1999 में कारगिल जो है हम जीत गए थे। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ठीक है, ये जो है हमारी आज़ादी के लिए जो कारगिल में हमने आज़ादी का नहीं जो है कारगिल में हमने विजय दिवस मनाया था, कारगिल को जीता था। कारगिल कहाँ आपका स्थित है, तो आपसे ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीधा आपका जो है दिमाग में जम्मू कश्मीर आता है। लेकिन याद रखिएगा कारगिल आपका एक जिला है जो है लद्दाख का एक जिला है कारगिल। और कारगिल जो है कैपिटल भी आपकी लद्दाख की हो जाती है। लद्दाख की दो कैपिटल हैं, लेह एवं कारगिल, दो कैपिटल हैं। और ये कारगिल जो है आपका कहाँ आता है, तो लद्दाख में आता है। कारगिल जो है आपका लद्दाख में आता है। तो यहां पे ही एक सियाचिन ग्लेशियर है जिस पे आपके पाकिस्तानियों ने, यानी हमारे जो पड़ोसी देश के पाकिस्तानी मुल्क के निवासी हैं, उन्होंने भारत में सियाचिन ग्लेशियर को अपने देश में मिलाने की सोची थी। लेकिन हमारे वीर सपूतों ने उस कारगिल की लड़ाई में कारगिल में विजय दिलाकर हमको दोबारा से हमारा सियाचिन ग्लेशियर जो है वापस दिलवाया है। और सियाचिन ग्लेशियर आपका जो है विश्व का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है। ठीक है, देखिएगा पहली न्यूज आती है हमारी कारगिल के बारे में। दो चार बातें मैं आपको बता देता हूं, फिर हम लोग अपनी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो कारगिल का देखिएगा, कारगिल जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कहां आता है, लिखिएगा इसे। कारगिल का आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, कारगिल जिला है, ये कहां पे आता है, तो याद रखना है आपको, ये लद्दाख में आता है। लद्दाख की कैपिटल है, लद्दाख की एक और कैपिटल है, लद्दाख की एक और कैपिटल है, क्या है, लेह और इसकी कैपिटल होगी। साथ में आपको याद रखना है क्या, कि ऑपरेशन कारगिल में कौन सा ऑपरेशन बहुत फेमस था जो चलाया गया था, तो याद रखना कारगिल का ऑपरेशन सफेद सागर। कौन सा ऑपरेशन, तो ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर जो है महत्वपूर्ण रहेगा। सफेद सागर जो ऑपरेशन था वो किस जो है सेना से संबंधित था, तो याद रखना इंडियन एयरफोर्स, IAF, इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत फेमस था। और एक और आपका ऑपरेशन फेमस था यहां पे, ऑपरेशन विजय भी यहां पे फेमस था। याद रखना ऑपरेशन विजय के तहत आपका गोवा भी खाली कराया गया था आपके पुर्तगालियों से। ऑपरेशन विजय के ही तहत गोवा भी खाली कराया गया था। लेकिन ऑपरेशन विजय यहां पे भी कारगिल युद्ध में भी आपका ऑपरेशन विजय चलाया गया था। अच्छा, ये जो कारगिल युद्ध हुआ था तो ये किसके लिए हुआ था, किस वजह से हुआ था, तो कंट्रोल ऑन सियाचिन ग्लेशियर पे कंट्रोल करने के लिए हमने जो है आपके पाकिस्तानियों से ये लड़ाई हमारे वीर सपूतों ने की थी। यहाँ पे लगभग 527 हमारे जो है जवान जो है शहीद हुए थे। ऑपरेशन विजय में हमने लगभग 2 लाख जो है सिपाहियों को ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल की तरफ बढ़ाया था। तो इतनी बात यहां से ऑपरेशन विजय के बारे में आपको याद रखनी है। अगली हमारी न्यूज कहां से आती है, तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से आती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही फिलहाल में रिकमेंड किया है 35 नाम, किसके लिए, 6 हाई कोर्ट के लिए 35 नाम रिकमेंड किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम क्या करता है, ये रिकमेंडेशन देता है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम रिकमेंडेशन देता है किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए। अच्छा, ये अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का करता कौन है, तो याद रखना है आपको, दिस अपॉइंटमेंट हैज बीन डन बाय अपॉइंटमेंट। ये किसके द्वारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का, तो याद रखना है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट इज द एंटिटी हु अपॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट आपका कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और इनकी जो है आपकी सजेशन कौन देता है, आपके राष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति को सजेस्ट कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम करता है। याद ये भी रखना है साथ में, एक बार इस व्यवस्था को, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में कौन आता है, कौन वो व्यक्ति हैं जो कॉलेजियम बनाते हैं, यानी ये कॉलेजियम जो है SC कॉलेजियम यानी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, ये सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ
जजों के द्वारा बनता है, यानी सीनियर मोस्ट जजेस ही ये कॉलेजियम को बनाते हैं, सीनियर मोस्ट जज। यानी अगर मैं कहूं आपसे तो यह भी कह सकता हूं इनडायरेक्टली कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वही तो सजेशन दे रहे हैं, उन्हीं सजेशन के आधार पे तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, अपॉइंट करेगा। तो प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करेगा, इन्हें नियुक्त करेगा, जब राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तो किसके सजेशन पे, तो जो सजेशन सीनियर मोस्ट जजेस के कॉलेजियम द्वारा दिए गए हैं। यह व्यवस्था एक बार संसद भवन ने आपके ने बदलना चाहिए और उन्होंने कहा ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम ये वर्क नहीं कर सकता, इसके लिए एनजेएसी काम करेगा। क्या काम करेगा? एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल क्या काम करेगा? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल भी बोल दिया जाता है और कभी कभी इसे कमीशन भी बोल देंगे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी करेगा। और एनजेएसी में आपके कौन भी हो सकते हैं, तो मंत्री भी होंगे। यानी कहने का मतलब है सरकार ने अपने मंत्रियों को जो है सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में शामिल कराने की कोशिश की, किसको बनाने के बाद? एनजेएसी। और ये आपका कानून कब आया? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट कब आया? इसके तहत ही नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है स्टैब्लिश होता, यानी स्थापित होता। तो ये 2014 में ये एक्ट जो है पारित किया गया था लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। और इसको क्योंकि यहां पे किसकी जो है पावर्स कर्व की जा रही हैं, पावर्स खत्म की जा रही हैं, किसकी शक्तियां कम की जा रही हैं? सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इस एनजेएसी एक्ट जो 2014 में आया था, इसे 2015 में क्या कर दिया? खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। ठीक है, क्वैश कर दिया। एनजेएसी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वैश कर दिया गया। ठीक है, इतनी बात यहां पे आपको याद रखनी है। और एक और पॉइंट यहां पे याद रख लेना तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको ये क्वेश्चन जो है मिल भी सकता है मैक्सिमम केसेस में। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से संबंधित जो आपके कोर्ट केस हैं उनको क्या कहा जाता है? तो 3 केसेस हुए हैं, तो उन तीनों केसेस को मिला के 3 जजेस केस कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? 3 जजेस केस। तो आपसे पूछा जाएगा जो 3 जजेस केस है वो किस चीज से संबंधित है? तो यू हैव टू आंसर दैट एससी कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से संबंधित है, या 3 जजेस केस जो है आपके सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट से आपका रिलेट करता है। इतनी बात यहां पे आपको याद रखनी होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को यहां पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, फिर से कारगिल विजय दिवस इज कमेमोरेटेड ऑन 26 जुलाई। बिल्कुल, आज 26 जुलाई के दिन हम लोग कारगिल विजय दिवस बना रहे हैं और कारगिल वॉर के जो कारगिल युद्ध के जो हीरो हैं उनको यहां पे हम याद कर रहे हैं। और जब कारगिल युद्ध के हीरो को याद किया जाएगा तो सुनहरे अक्षरों में कैप्टन विक्रम बात्रा का नाम लिखा जाएगा। किसका? कैप्टन विक्रम बात्रा का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा जब भी कारगिल विजय दिवस का जो है हम लोग अगर इसका क्या करेंगे, उत्सव मनाएंगे, तो कैप्टन विक्रम बात्रा को, जिनको हमारी सरकार ने परमवीर चक्र से नवाजा था, किससे? परमवीर चक्र से नवाजा था, आपका याद ये रखना है। साथ में आपको एक और व्यक्ति का नाम याद रखना है, कैप्टन अनुज नैयर। कैप्टन अनुज नैयर का भी नाम याद रखना है। और यह था आपका द टाइगर ऑफ द्रास, द्रास का टाइगर। द्रास कहां पे आता है? तो द्रास आपका कहां आ जाता है? लद्दाख में ही द्रास भी आता है। कैप्टन अनुज नैयर। तो 2 नाम आपको याद रखने हैं, कैप्टन अनुज नैयर। कैप्टन अनुज नैयर कहां, ये कहां का टाइगर था? द टाइगर ऑफ द्रास, इसे बोला जाता है द टाइगर ऑफ द्रास। और इनकी जो है क्या लिखी गई है? अनुज नैयर साहब की क्या लिखी गई है? जीवनी लिखी गई है। और उस जीवनी की, उस किताब का नाम भी क्या है? द टाइगर ऑफ द्रास नाम है उस किताब का, द टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नैयर। तो 2 नाम आपको कारगिल युद्ध से याद रखने हैं,
आपका एक कैप्टन विक्रम बात्रा और दूसरा कैप्टन अनुज नैयर। अनुज नैयर जी के जो बारे में बात है वो क्या है कि इनकी जीवनी लिखी गई है, जिस किताब का नाम है द टाइगर ऑफ द्रास। अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट को यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, कॉन्टैक्ट्स ऑफ मंकी पॉक्स केस हैव नो सिम्टम्स। तो जो कॉन्टैक्ट हो रहा है, मंकी पॉक्स जो फैल रहा है, बार बार मैं न्यूज में लेके आ रहा हूं आपके सामने, तो जो मंकी पॉक्स को जो है चिंताजनक घोषित कर दिया गया है आपके WHO द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, तो काफी केस बढ़ रहे हैं। भारत में 4 केस अभी तक जो है मिल चुके हैं। तो जो अगर कांटेक्ट से ये आपका मंकी पॉक्स आपको हो जाता है तो इसमें सिम्टम्स हमें देखने को कम मिल रहे हैं। ठीक है, इतनी बात यहां पे याद रखनी है। और इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं हम? व्यक्ति को क्वारंटीन कर सकते हैं अगर वो आपका किससे संक्रमित हो चुका है, आपके मंकी पॉक्स से संक्रमित हो चुका है। दूसरा, यहां पे मास्क और ग्लव्स भी यूज कर सकते हैं, मास्क एंड ग्लव्स यूज कर सकते हैं आप, किसके लिए? बचने के लिए। ठीक है, 2 चीजें आपको यहां पे याद रखनी है। मंकी पॉक्स के बारे में मैं बार बार आपसे बताता रहता हूं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपनी न्यूज को देखते हैं। तो ओनली 4 स्टेट अडॉप्ट मॉडल टेनेसी लॉ। मॉडल टेनेसी लॉ कितने स्टेटों ने अभी तक अडॉप्ट किया है? तो 4 स्टेटों ने अडॉप्ट किया है। ये मॉडल टेनेसी लॉ क्या है? याद रखना इसे, ये आपका रेंटल संबंधित लॉ है। जैसे आप क्या लेते हैं? कमरे लेते हैं ना, किस पे? कमरे लेते हैं आप किस पे? किराए पे। ठीक है, जो अभी आप कमरे लेते हैं किराए पे, वो गवर्नमेंट क्या करेगी? उन्हें लीगल कर देगी। यानी आप जब भी कमरा लेंगे तो आप अपने मकान मालिक को और अपना उसमें हस्ताक्षर करेंगे और लीगली वो डॉक्यूमेंट आपके डिपॉजिट होंगे। ठीक है, तो जो रेंटल पे लेते हैं आप जो भी चीजें, वो आपकी क्या होंगी? मॉडल टेनेसी एक्ट के अंदर, मॉडल टेनेसी लॉ जो आपका 2019 में जो है जो आपकी संसद है, पार्लियामेंट है, इसके द्वारा पारित किया गया है। तो मॉडल टेनेसी लॉ 2019 के तहत आपका क्या होगा कि जो आप रेंट पे जो भी चीज लेते हैं उसको लीगलाइज किया जाएगा। अभी अगर रेंट होता है, अभी कोई भी रेंटिंग होती है, किसी भी आपकी रेंटिंग, किसी भी जगह की रेंटिंग होती है, तो क्या होता है? वो लीगल नहीं होती है, वो लीगल नहीं होती है। अब हर जगह की रेंटिंग क्या कर दी जाएगी? लीगल कर दी जाएगी, लीगलाइज कर दिया जाएगा इसे। और वो मॉडल टेनेसी लॉ के तहत आपकी क्या होगी? रजिस्टर करानी पड़ेगी आपको, तभी आप ले सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जीएसटी हर चीज में लगाया जा रहा है, हो सकता है ये लीगलाइज करके रूम्स पे जो बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, उन पे ये लोग जो है जीएसटी यहां पे लगा दें, तो रूम्स का किराया बहुत बढ़ जाएगा। आई थिंक ऐसा मे भी पॉसिबल है, लेकिन अभी यहां पे कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला है। तो बिना क्लू के हम लोग ऐसे तुरंत से कहने लगे, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन आई थिंक ये आगे इनका स्टेप हो सकता है। लेकिन हमें यहां पे ये याद रखना है कि कितने स्टेट्स ने मॉडल टेनेसी लॉ को जो है क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। तो वो 4 स्टेट हैं। एक आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, एक आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, एक आपका यूपी, तमिलनाडु और असम। यूपी उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, और कौन सा है? तमिलनाडु है और असम है। ठीक है, और आपका क्या है? असम है। तो ये 4 आपके जो राज्य हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? किसके अंदर आ जाएंगे? तो इन्होंने मतलब ये मॉडल टेनेसी लॉ जो है आपका एक्सेप्ट कर लिया है। आपको एक बात कमेंट सेक्शन में बतानी है, जो रेंटिंग का सिस्टम होता है, किसी भी चीज को रेंट पे देना, ये रेंट का सिस्टम जो है, इसके लिए कानून कौन बना सकता है? यानी ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है या स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, या समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट का विषय है? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अब हम क्या चलते हैं? आगे चलते हैं। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट न्यूज पे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी म्यांमार से आ रही है। म्यांमार में जो है एग्जीक्यूशन किया जा रहा है पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, क्योंकि म्यांमार में जो आपकी मिलिट्री है उसने सारे के सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया है, और जो भी नेताओं के साथ थे उनको भी जेल में बंद कर दिया है। और शासन पे किसकी पकड़ हो चुकी है? मिलिट्री जुंटा की पकड़ हो चुकी है। जो म्यांमार में जुंटा का मतलब होता है मिलिट्री। ठीक है, मिलिट्री, वहां की जुंटा का जो है शासन हो चुका है, और उनका एग्जीक्यूशन हो रहा है। किसका एग्जीक्यूशन किया जा रहा है? पॉलिटिकल प्रिजनर्स का। जो भी राजनीतिक आपके बंदी बनाए गए थे उन पे अब क्या चल रहा है? कोर्ट केस चल रहा है, उन पे सुनवाई हो रही है।
ठीक है, इतनी बात यहां पे क्लियर होनी चाहिए। साथ में आपको यह भी याद रखना चाहिए कि म्यांमार का जो है पुराना नाम क्या था? म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम आपका क्या हो जाता है? तो म्यांमार का पुराना नाम आपका बर्मा हो जाता है। साथ में म्यांमार की राजधानी आपको पता होगी नेपिदो है, नेपिदो। लेकिन यही नेपिदो जो राजधानी है किसकी, कैपिटल है म्यांमार की, यही नेपिदो किस नाम से जानी जाती थी पहले? रंगून। रंगून, मेरे पिया गए रंगून, वहां से आया टेलीफोन। तो रंगून का जो कॉन्सेप्ट है वो नेपिदो से रिलेटेड, नेपिदो का पुराना नाम रंगून था और म्यांमार की जो कैपिटल है वो अब नेपिदो है, पहले क्या हुआ करती थी? रंगून। यानी जो बर्मा पुराना नाम है म्यांमार का, उसी की कैपिटल रंगून हुआ करती थी। और बर्मा किसका हिस्सा हुआ करता था? भारत का हिस्सा हुआ करता था। अब जब बर्मा भारत का हिस्सा हुआ तो अंग्रेज जब यहां पर क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे, तो उन्हें आर्मी चाहिए होती थी बर्मा में लगाने के लिए भी। लेकिन आर्मी में जो रिक्रूटमेंट करते थे, जो सैनिक रखते थे, वो भारतीय होते थे। तो जो भारतीय सैनिक कहां जाते थे? रंगून में। रंगून में। तो रंगून से अपने घर में जब फोन किया करते थे अपनी वाइफ को, तभी वो गाना आपका बनता है, मेरे पिया गए रंगून, वहां से आया टेलीफोन। इतनी बात यहां पे याद आपको रखनी चाहिए। और जो वहां की मिलिट्री है, कहां की? म्यांमार की, उसे बोलते हैं मिलिट्री जुंटा। क्या बोलते हैं? मिलिट्री जुंटा इसे बोला जाता है। साथ में अगर आपसे पूछा जाए बर्मा जो पुराना नाम है आज म्यांमार, भारत से कब अलग हुआ? बर्मा आपका सेपरेटेड कब हुआ? यानी बर्मा का सेपरेशन कब हुआ? सेपरेशन कब हुआ? तो 1937 में। और कौन से एक्ट के तहत सेपरेशन हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा बर्मा को कहां से अलग कर दिया गया? भारत से आपका अलग कर दिया गया। इतनी बात आपको यहां पे क्लियर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, इन विच कंट्री हैज द एशिया अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली कहां पे जो है आपकी नेशनल चैंपियनशिप एशिया अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप जो है ऑर्गेनाइज की गई है? इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिएगा, चीन, जापान, नेपाल और ओमान। तो इसमें एक ऑप्शन आपको ऐड करना होगा, बहराइन। तो बहराइन में ये जो है आपकी क्या की गई है, जो है ऑर्गेनाइज की गई है बहराइन के मनामा जगह पे। कहां पे? बहराइन के मनामा जगह पे जो है आपकी ऑर्गेनाइज की गई है। बहराइन में मनामा में जो आपकी एशिया अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप कहां पे ऑर्गेनाइज की गई है? तो बहराइन में मनामा के अंदर जो है आपकी ऑर्गेनाइज की गई है। इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि यहां के जो इस चैंपियनशिप से भारत में 22 मेडल्स आए हैं। वाह भाई वाह, 22 मेडल्स, एक दो नहीं 22 मेडल्स। कितने गोल्ड लाए हैं हम? 4 गोल्ड लाए हैं। कितने सिल्वर लाए हैं? 9 सिल्वर लाए हैं। और कितने कांस्य पदक लाए हैं? तो 9 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। कहां से लेके आए हैं? तो बहराइन मनामा में जो आपकी एशिया अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप होती थी, वहां से ये हम आपके उठा के लाए हैं। याद रखना है कि ये कब से कब तक आपकी चली है? तो 2 जुलाई से 10 जुलाई तक जो है आपकी 2022 कब हुई है? तो 2022 में हुई है। इतना याद आपको यहां पे रखना है। और भारत की कौन सी रैंक आई है अगर आपसे पूछा जाए, भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत सेकंड रैंक में आया है। भारत कौन सी रैंक में आया है? सेकंड रैंक में आया है रेसलिंग में, मेल और फीमेल दोनों में। यानी पुरुष और महिला वर्ग दोनों में कितना आया है? दूसरे स्थान पे इसने अपना स्थान पाया है। पहले स्थान पे कौन है? तो याद रखना, ईरान आपका इस बार बाजी मार गया है फर्स्ट पोजीशन की। ठीक, फर्स्ट पोजीशन पे आपका कौन आया है? ईरान आया है। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग यहां पे चलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनामा, बहराइन। ठीक, यहां पे कुछ आपके जो है नॉलेज आपको दे दी गई है एक्स्ट्रा। कैपिटल जो है मस्कट है। मस्कट लैंग्वेज यहां पे अरबी बोली जाती है। साथ में आपके ये फ्यूमियो किसिदा
फ्यूमियो किशिदा जो है आपके कहां के पीएम हो जाएंगे, तो ये आपके जापान के पीएम हो जाएंगे। जापान की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो टोक्यो हो जाएगी। ठीक, जापान की राजधानी आपकी टोक्यो हो जाएगी। चलिए, और यहां पे आपका थोड़ा सा और आपको नॉलेज, नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू है। नेपाल के जो है जो राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी जी हैं। प्राइम मिनिस्टर आपके शेर बहादुर दौबा हो जाएंगे, दौबा। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिएगा और इसका आंसर बताइएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, यानी पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के हाल ही में सीईओ किसे चुना गया है? नकुल जैन, कल्याण कृष्णमूर्ति या विन्नी बंसल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है अभी जो है विजय शेखर शर्मा, कौन अभी आपके सीईओ हैं? तो विजय शेखर शर्मा ये आपके सीईओ हैं, और इनकी जगह पे किसे चुना जा रहा है सीईओ के स्थान पे? यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ को क्या बोलते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये पूरी कार्यपालिका शक्ति उस कंपनी की किसके पास होती है? जैसे भारत को चलाने की कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। वैसे ही पेटीएम पेमेंट को चलाने की कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? विजय शेखर शर्मा के पास, और वो ट्रांसफर हो रही है किसके पास? नकुल जैन साहब के पास ट्रांसफर हो रही है। यानी नकुल जैन साहब क्या बन रहे हैं? आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है सीईओ की। फाउंडर के बाद ऐसे मानो कि सीईओ ही सब कुछ होता है। ठीक, जो आपका पूरी कंपनी को जो है क्या करता है? चलाता है। साथ में आपको याद रखना है कि जो आपकी पेमेंट है ये किसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है? पेटीएम। पेटीएम जो है आपकी ये किसकी इसकी जो है पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। पेटीएम जो है आपकी ये पेटीएम जो होगी आपकी ये किसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है? तो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। पेटीएम करो, यही है ना? तो पेटीएम किसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है? यानी इसके पिता कौन थे? पिता और माता कौन थी? यानी किससे जन्म लिया है पेटीएम ने? तो 197 से जन्म लिया है। एक 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड आपकी थी एक कंपनी, जो कि चाइना की कंपनी थी, उससे जो है इसने जन्म लिया है। किसने? पेटीएम ने। पेटीएम की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए, पे थ्रू मोबाइल। पे टी का थ्रू, किसके द्वारा पे करना है? थ्रू किसके? मोबाइल। पे थ्रू मोबाइल। पेटीएम की आपकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए पेटीएम की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 2000 में। 2000 में किसकी स्थापना हुई थी? पेटीएम की स्थापना हुई थी। ठीक है। विजय शेखर शर्मा इसके क्या है? फाउंडर है। विजय शेखर शर्मा इसके क्या है? फाउंडर हैं, जो सीईओ थे, लेकिन अब सीईओ आपके नकुल जैन साहब बन गए हैं। तो याद रखना विजय शेखर शर्मा इसके क्या है? फाउंडर हैं। किसके? पेटीएम के जो है फाउंडर आपके कौन हो जाएंगे? विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा। अगर आपसे पूछा जाए फोन पे के बारे में, किसके बारे में? फोन पे के बारे में, तो फोन पे के आपके फाउंडर कौन हो जाएंगे? फोन पे के फाउंडर समीर निगम हो जाएंगे। लेकिन ये साथ में समीर निगम साहब आपके उसके चेयरमैन भी हैं, और मतलब फाउंडर भी हैं, और भी फाउंडर इसके फोन पे के हैं। लेकिन याद रखना ये आपका 2010 में कब आता है ये अस्तित्व में फोन पे? तो 2015 में आता है। सॉरी, ये कब आता है? ये 2010 में नहीं आएगा, 2015 में आएगा। और ये किसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये वॉलमार्ट का है। किसका? वॉलमार्ट। जैसे ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पेटीएम किसका है? 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का है। ऐसे ही फोन पे आपका किसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है? तो वॉलमार्ट का है। फोन पे की स्थापना 2015 में होती है। इतनी बात यहां पे आपको याद रखनी होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को यहां पे देख लेते हैं। तो यहां पे काफी आपको जो है नॉलेज दी गई है। नोएडा में जो है आपके अगर बात करें तो पेटीएम के मुख्यालय कहां पे है? नोएडा में एस्टेब्लिश्ड है। साथ में कल्याण कृष्णमूर्ति जो है सीईओ है फ्लिपकार्ट के इस समय, जो है ये फाउंडर 2000 में फाउंड किया था विजय शेखर शर्मा साहब ने, जो आपके एमडी और सीईओ हैं। लेकिन अब सीईओ कौन बनने जा रहा है? तो नकुल जैन साहब आपके नए सीईओ पेटीएम के हो जाएंगे। अब ये विजय शेखर शर्मा साहब आपके क्या रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ फाउंडर ही रहेंगे। बिन्नी बंसल और सचिन बंसल साहब ने क्या आपका फ्लिपकार्ट भारत में बनाया है,
और फ्लिपकार्ट अगर बात करेंगे तो इनॉग्रेटेड 2010 में हुआ था, पेटीएम का इनॉग्रेशन 2010 में हुआ था। हेडक्वार्टर फोन पे के बेंगलोर में आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेयर इज द फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग, यहां पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, फेंसिंग, फेसिंग नहीं, फेंसिंग वुमेन्स। वेयर इज खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग 2022 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली, कहां पे ऑर्गेनाइज की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। कौन सा स्टेडियम? ताल कटोरा, ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली में आपकी क्या हुई है? तो आपकी वेयर इज जो फेंसिंग वुमेन्स लीग की जो है आपकी शुभारंभ किया गया है ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में। ये क्या होता है, इसमें जो महिला होती है या पुरुष की भी हो सकती है, तो उसे बचना होता है, हेलमेट वगैरह पहने होती है और मारना होता है इसमें साथ में, ठीक है। तो फेंसिंग वुमेन्स लीग का आपका आयोजन कहां पे हुआ है? तो नई दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में। अच्छा, हुआ नहीं है, मतलब हाँ 25 जुलाई को ये शुरू हो गई है, ये प्रतियोगिता आपकी 25 जुलाई को शुरू हो गई है ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में। साथ में इसमें कितनी वुमेन्स, कितनी महिलाओं ने भाग लिया है, प्रतिभागी कितनी हैं? तो 300 वुमेन्स, आपकी 300 महिलाएं, पूरे भारत की 300 महिलाओं ने इसमें जो है आपका क्या लिया है, इसमें आपका पार्टिसिपेट किया है। साथ में भवानी देवी जो है तमिलनाडु की, ये इसकी जो है अव्वल खिलाड़ी हैं, भवानी देवी, जो कि ये ओलंपिक वगैरह में भी खेलने जाती हैं। ये किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो तमिलनाडु से। भवानी देवी जी जो है आपकी फेंसिंग वुमेन्स लीग में जो है आपका प्रतिभागी बन रही हैं, और भवानी देवी आपकी ओलंपिक लेवल की खिलाड़ी हैं जो कि तमिलनाडु से अपना संबंध रखती हैं। इतनी बात आपको यहां याद रखनी है। भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? तो फेंसिंग वुमेन्स खेल से आपकी संबंधित हो जाएंगी। इतनी बात यहां पे सभी को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी देखिए। भोपाल की कैपिटल शिवराज सिंह चौहान, ललित टंडन साहब जो है अभी मध्य प्रदेश के आपके गवर्नर रहेंगे, और साथ में तमिलनाडु के जो आपके चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे वो एम.के. स्टैलिन हो जाएंगे, यानी मुथुवेल करुणानिधि। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनवारी लाल पुरोहित जो है आपके तमिलनाडु के राज्यपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, रिसेंटली इन विच कंट्री द फर्स्ट केस ऑफ पोलियो हैज बीन रजिस्टर्ड आफ्टर डिकेड, यानी दशकों के बाद किस देश में पहला पोलियो का केस आपको मिला है देखने को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो अमेरिका में पिछला केस 2013 में रिपोर्ट हुआ था, 2013 में रिपोर्ट हुआ था, 2013 में आया था अमेरिका में पोलियो का पिछला केस। और बात कर रहे हैं तो ये कौन बताता है कि कब कौन सा केस मिला है? तो आपका जो CDCP है, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDCP जो है आपकी, ये आपकी स्वास्थ्य एजेंसी है किसकी? अमेरिका की। मैं लिख देता हूं फुल फॉर्म, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यानी डिसीज कंट्रोल करने के लिए और उन्हें प्रिवेंट करने के लिए जो आपकी एजेंसी है वो कौन सी है? तो आपकी हो जाएगी कौन सी? तो आपकी हो जाएगी CDCP, ठीक है। तो इतनी बात यहां पे आपको क्लियर रहनी चाहिए। आगे यहां पे बात करते हैं भारत की। तो भारत आपका पोलियो मुक्त कब बना? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत हमारा पोलियो मुक्त कब बना, तो याद रखना 27 मार्च 2014 को हमें एक सर्टिफिकेट दिया गया था, किसके द्वारा? WHO द्वारा। 27 मार्च 2014 को अनाउंस कर दिया था किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, कि भारत क्या है अब? पोलियो मुक्त, पोलियो फ्री है। क्या है? पोलियो फ्री सर्टिफिकेट किसने दिया था हमें? पोलियो मुक्त का सर्टिफिकेट हमें किसने दिया था? तो WHO ने कब दिया था पोलियो फ्री का सर्टिफिकेट? तो याद रखना है आपको कब दिया था। तो आपका हो जाएगा आंसर 27 मार्च 2014 को। साथ में आपको यह भी याद रखना है कि हमारे देश में जो है लास्ट केस कब मिला था? तो हमारे देश में भी 2013 में लास्ट केस मिला था। और कहां मिला था? तो हावड़ा में मिला था, हावड़ा में मिला था। हावड़ा कहां पे है? कोलकाता में है। यहां पे याद रखना जो अभी केस मिला है जापान में, ये जापान के किस शहर में मिला है? तो न्यूयॉर्क में मिला है। कहां? न्यूयॉर्क में मिला है। कहां पे मिला है भाई? तो न्यूयॉर्क पे ये आपका केस मिला हुआ है, ठीक।
न्यूयॉर्क पे आपका केस मिला हुआ है। इतनी बात यहां पे आपको याद रखनी है। साथ में आपको एक बात और याद रखनी है, जो आपके वायरस होते हैं इसे क्या बोला जाता है, तो पोलियो वायरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोलियो वायरस बोला जाता है। इसका ही दूसरा नाम पोलियो का आपका पोलियोमाइलिटिस भी होता है। क्या होता है, पोलियोमाइलिटिस भी होता है। और ये कौन से वायरस से होता है, वायरल डिसीज है, वायरस से होने वाला डिसीज है पोलियो, तो पोलियो वायरस, इसका नाम भी क्या है वायरस का, पोलियो वायरस। जैसे कोविड-19 आपकी बीमारी है और ये किस वायरस से होने वाली बीमारी है, तो आपकी SARS-CoV-2, किस वायरस से होने वाली बीमारी है कोविड-19, तो SARS-CoV-2 नाम के वायरस से होने वाली बीमारी है। अगर मैं इसके बारे में लिखूं तो बीमारी का नाम क्या है, कोविड-19 था। कौन से वायरस से होती थी, SARS-CoV-2 से होती थी। साथ में ये जो वायरस है ये किस फैमिली का वायरस था, तो कोरोना फैमिली का वायरस था। तो बहुत सारे कोरोना फैमिली में वायरस हुए हैं, जैसे SARS-CoV-2 अभी आया था, SARS-CoV-1 पहले आया था, एक बार मर्स भी इसी कोरोना फैमिली का वायरस आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह किस वायरस से होने वाला बीमारी है पोलियो, तो पोलियो वायरस से होने वाली बीमारी है आपकी क्या, पोलियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे हम लोग देख लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट यहां पे आपको याद रखने हैं। क्या, पोलियो ऑल्सो रिफर्ड एज पोलियो और पोलियोमाइलिटिस। इसे हम पोलियो और पोलियोमाइलिटिस दोनों नामों से जानते हैं। पोलियो सिंपल नाम है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, पोलियोमाइलिटिस पूरा नाम है बीमारी का। ये इसका पॉजिटिव जो एजेंट है पोलियो वायरस है, यानी पोलियो वायरस से होने वाला ये जो है आपका रोग है। कार्ल लैंडस्टर ने 1909 में कार्ल लैंडस्टर ने इसे पहली बार देखा था। आपका याद रखना है आपको, कब, 1909 में। अगर बात करेंगे अमेरिका की, तो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस साहब हैं। जो बाइडेन आपके जो है प्रेसिडेंट है। जो बाइडेन साहब जो है 46वें प्रेसिडेंट है कहां के, अमेरिका के। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। ठीक, यहां पे कुछ हमारी इसरो से संबंधित आपको फैक्ट्स दिए गए हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कौन कौन से जो है आपके सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, तो इतना यहां पे और डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो आप। ठीक है, ये यहां पे ये समझ सकते हो, पहला जो है कौन सा, 14 फरवरी को आपका EOS 04 जो है लॉन्च किया है 2022 में, पहला आपसे पूछा जा सकता है। चलिए इसी के साथ आज हम अपने जो है करंट अफेयर्स के कार्यक्रम को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे फिर से 27 तारीख को नए करंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस।